ज्वाइनिंग ईयर का कोरिलेशन बड़ा अच्छा है लीव और नॉट के साथ, बट व्हाट वी सी के एजुकेशन और ज्वाइनिंग ईयर का आपस में कोरिलेशन भी क्या है, आपस में कोरिलेशन भी बहुत अच्छा है। तो ये जो फिनोमेना ऑब्जर्व होता है कि जब प्रिडिक्टर्स आपस में कोरिलेटेड हैं तो इस फीचर को, इस चीज को हम क्या कहते हैं, मल्टी कोलिनियरिटी। क्या कहते हैं, मल्टी कोलिनियरिटी। ठीक है, तो ऐसी सूरत में अगर मल्टी कोलिनियरिटी हो रही हो तो वी कैन ड्रॉप एनी वन ऑफ देम, जिनके दरमियान में, जिन x के दरमियान में अच्छा रिलेशनशिप है, तो उन x में से हम किसी एक को क्या कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। क्यों? नहीं, परफॉर्मेंस खराब तो नहीं, वो एक एडिशनल बात हो गई ना, वो एक कि भाई एक एजुकेशन अगर लीव और नॉट एजुकेशन पे अच्छा डिपेंड कर रहा है और ज्वाइनिंग ईयर पे भी अच्छा डिपेंड कर रहा है और ये दोनों आपस में कोरिलेटेड है, तो ये दोनों आपस में कोरिलेटेड होने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ रही है, ये तो ज्वाइनिंग ईयर लिखा हुआ, चलो इसी को अज्यूम कर लेते हैं, या जो एजुकेशन है वैसा ही क्या है, ज्वाइनिंग ईयर है। ठीक है, तो जब ये दोनों एक जैसे हैं तो दो एक जैसी चीजें रखने की क्या जरूरत है, और दोनों का इंपैक्ट टारगेट के साथ भी क्या है, तो फिर एक से ही काम चला लो, फिर एक से ही काम चला लिया जाए, तो ये एक्स्ट्रा फीचर के तौर पे आ जाता है। ये बात मेरी समझ आ रही? बोलो। टारगेट को इफेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन हमारा जो प्रोसेसिंग कॉस्ट है वो जरूर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मैं कोशिश करता हूं कुछ सिचुएशन वेयर टू और मोर प्रिडिक्टर वेरिएबल्स इन अ रिग्रेशन मॉडल आर हाईली कोरिलेटेड। जब दो प्रिडिक्टर वेरिएबल यानी एक्स वाले वाई के साथ नहीं, वो आपस में क्या हो जाए, हाईली कोरिलेटेड हो जाए, आपस में हाईली कोरिलेटेड हो जाए। इसको मैं किसी मिसाल से समझाने की कोशिश करता हूं कि आप टारगेट वेरिएबल हैं, मैं एक प्रेडिक्टर वेरिएबल हूं और अहमद एक प्रेडिक्टर वेरिएबल है। ठीक है, जितना इंपैक्ट या जो इंपैक्ट, अब हम दोनों आपस में कोरिलेटेड है, बहुत ज्यादा हाईली कोरिलेटेड है। अगर हम दोनों हाईली कोरिलेटेड हैं तो इसका मतलब ये है कि समहाउ हम एक जैसे ही हैं। जो अगर मेरे बिहेवियर में जो चेंज होगा वही इसके बिहेवियर में भी चेंज, माइन्यूट सा फर्क होगा, बट जब हम कह रहे हैं कि हाईली कोरिलेटेड है तो इसका मतलब हमारे बिहेवियर साथ साथ चल रहे हैं। ठीक है, मैं अप हो रहा हूं तो ये भी अप हो रहा है, मैं डाउन हो रहा हूं तो ये भी डाउन हो रहा है, जब भी तो हम आपस में कोरिलेटेड हैं। अच्छा, अब जब हम दोनों एक जैसा ही आपके ऊपर इंपैक्ट डाल रहे हैं तो फिर दो की क्या जरूरत है? ओवरफिट हो सकता है। हाँ, ओवरफिट हो सकता नहीं ओवरफिट नहीं, ओवरफिट नहीं। इसका कोई असर नहीं है इसलिए हम हटा। हाँ, क्योंकि उसका इंपैक्ट जो है, जो मेरा इंपैक्ट है वही इसका इंपैक्ट है, जो मेरा इंपैक्ट है वही इसका इंपैक्ट है, तो क्या जरूरत है हमें दो फीचर्स रखने की? हम एक को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, यूं समझ लो। अच्छा, फीचर इंजीनियरिंग के प्रोसेस में इसको निकाल देते हैं कि किस फीचर को रखना है, किस फीचर को नहीं रखना। हाँ, अब ये देखो यहां पर कह रहे हैं दिस कैन लीड टू अनस्टेबल एंड अनरिलायबल रिग्रेशन। अब उसकी वजह क्या होगी, देखो कि जब हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, अभी उसका पार्ट बहुत एडवांस लेवल पर होता है जिसको हम कहते हैं
कि एक्सप्लेनेबल एआई क्या, एंड वी, अभी हमें ये पता है कि जो हमारे एआई मॉडल्स होते हैं वो ब्लैक बॉक्स मॉडल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ब्लैक बॉक्स मॉडल्स कहलाते हैं। ठीक है, ब्लैक बॉक्स मॉडल्स इसलिए कहलाते हैं कि जहां पर जो आंसर प्रिडिक्ट होके आ रहा है वी कैन नॉट गैस, हमें मॉडल ये नहीं बताता कि उसने इसको क्यों ट्रू कहा है और इसको क्यों फॉल्स कहा है, बस हमें ये पता है कि हाँ ये सही बोल रहा है। प्रोसेसिंग नहीं देख सकते। ठीक है, हाँ उसकी प्रोसेसिंग नहीं देख पाते। ठीक है, हमें ये पता नहीं चलता कि भाई किस, अब अगर 5 वेरिएबल हैं तो हमें मालूम है हर वेरिएबल के साथ एक वेट अटैच होता है, जो स्लोप जिसको हम कहते हैं m की वैल्यू और w की वैल्यू फाइंड होती है लाइन से। तो अगर मल्टीपल मॉडल है, मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल है या कोई सा मॉडल है, उसके अंदर 4-5 वेरिएबल्स हैं, तो हर वेरिएबल के साथ एक कोफिशिएंट क्या होता है, अटैच होता है। बास के साथ कोफिशिएंट क्या होता है, छोटा होता है। बास के साथ कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होती है, बड़ी होती है। ठीक है, यानी इक्वेशन बन रही है y इज इक्वल टू m1x m2x m3x प्लस c। तो m1 m2 और m3 इसकी कोई ना कोई क्या होगी, कोई ना कोई वैल्यू होगी। ठीक है, ये बात समझ आ रही है कि कोई ना कोई वैल्यू होगी, जब ये इक्वेशन पूरी क्या होगी, मुकम्मल होगी। ठीक है, लेकिन अगर दो फीचर एक जैसे हैं तो वहां m, वो m वहां उन फीचर को वेटेज भी m के रेस्पेक्ट से कितनी मिलेगी, सेम ही रेस्पेक्ट मिलेगी तकरीबन। ठीक है, तो यहां कहने का मकसद यहां पर यही है कि भाई दिस क्रिएट्स, हमारे पास क्या करता है भाई, दिस कैन लीड टू अनस्टेबल एंड अनरिलायबल रेगुलेशन रिजल्ट्स। ठीक है, थोड़ा और डेप्थ का टॉपिक है ये, जिसको हम और मजीद जो है वो देख सकते हैं कि भाई इसका इम्पैक्ट क्या होता है। इट कैन मेक इट डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द इंडिविजुअल इफेक्ट of each behavior variable on the dependent variable leading to unstable regression। क्या कहना चाह रहे हैं? It is make it difficult to determine individual effect of each predictor variable। अब दोनों सेम है ना, तो अब वो सेम ही काउंट होगा। अब उसमें से पता नहीं चलता कि यार कौन से वाले फीचर का जो है असर क्या पड़ रहा है, क्योंकि वो दोनों फीचर तो एक जैसे हैं। लाइक भाई हमारे उस्ताद थे, बड़ी जबरदस्त मिसाल थे, कहते हैं खाने के अंदर जो है नमक तो खाना ही है। ठीक है, 2 चमचे नमक की रिक्वायरमेंट है, आप समंदरी नमक भी डाल दें और आप 1 चम्मच पहाड़ी नमक भी डाल दें, रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। बट अब आप इम्पैक्ट का अंदाजा नहीं लगा सकते वहां पर कि यार, क्योंकि दोनों का क्या काम है, दोनों का काम जो है वो सिमिलर काम है, नमकीन करना है। तो वहां हम गैस नहीं कर सकते यार कि ये जो मामलात, अगर नमक तेज हो गया है या नमक कम है तो कौन सा वाला किसकी वजह से हुआ है, तेज हुआ है तो कौन सा वाला हुआ है, कम हुआ है तो कौन सा वाला हुआ है। ठीक है, तो दिस काज इज समथिंग। ठीक है, नमाज पढ़ लें फिर इसको देखते हैं। तो हमारे पास कन्वर्जन जो है वो हमने कर लिए। टारगेट कॉलम क्या होगा हमारा, एक्स क्या होगा, किसको ड्रॉप करें, लीव और नॉट, और वाई हमारा होगा लीव और नॉट।
अच्छा, हमने अभी तक जो इस्तेमाल किया लॉजिस्टिक रिग्रेशन का, हमने इस्तेमाल किया डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, हम इस्तेमाल करेंगे सपोर्ट वेक्टर मशीन्स। ठीक है, डेटा स्प्लिट करके लॉजिस्टिक रिग्रेशन के ऊपर इसकी परफॉर्मेंस को मेजर करें। मैंने कैसे रख दिया? अच्छा, इनकोडेड इनकोडेड, थैंक यू। शाबाश, तमाम लोग लगाओ। पहले लॉजिस्टिक लगाओ, इसके ऊपर ट्रेन टेस्ट के रिजल्ट निकालो, फिर हेडिंग बनाओ डिसीजन डिसीजन ट्री की, वो लगाओ, ट्रेन टेस्ट पे रिजल्ट निकालो, रैंडम फॉरेस्ट पे, फिर हम जो है वो करते हैं सपोर्ट वेक्टर मशीन पे डिस्कशन। जल्दी से आप लोग लॉजिस्टिक वगैरह लगाओ। ये क्या होगा?
वाई, हाँ हमारे ख्याल से यही हमें प्रिडिक्ट करना चाहिए इसके अंदर। हो जाता है कभी कभी ऐसा, क्योंकि डेटा जो हमने चूज किया होता है वो रैंडम शफल करके किया होता है। बाज़ दफ़ा ऐसा हो जाता है रैंडम शफलिंग के अंदर कि अच्छी क्वालिटी का डाटा सारा टेस्ट में चला जाता है और थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन ज़्यादा जिसमें होती है वो डाटा ट्रेन में आ जाता है, तो ट्रेन डाटा पे अच्छी रिजल्ट नहीं आ रहे होते लेकिन टेस्ट में बढ़ जाता है। लेकिन ऐसा सिर्फ ऐसे ऐसे एल्गोरिदम्स में होगा, ऐसे मॉडल्स में होगा जिनकी एक्यूरेसी बहुत लो आ रही होगी। ऐसा वहाँ नहीं होगा जहाँ ट्रेनिंग में 90 आ रहा और टेस्टिंग में 95 आ जाए। उस एंड पॉइंट पे जाके ऐसा नहीं होगा, वहाँ कमी आ रहा होगा। हाँ नहीं आ रहा। हाँ क्या करना है वाईफाई का? कोलैब कर रहे थे, नेट चला गया। चलो जब तक नेट आता है जरा हम समझने की कोशिश करते हैं हाउ डज रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम वर्क्स। एक तो इसका नाम क्या अभी, रैंडम फॉरेस्ट। इससे पहले हमने कौन सा एल्गोरिदम देखा है? डिसीजन ट्री। तो फॉरेस्ट और ट्री में क्या फर्क होता है? कलेक्शन ऑफ ट्रीज जो है वो क्या है? फॉरेस्ट है, बस यही कॉन्सेप्ट है। एंड देयर इज अनदर वर्ड यूज्ड, रैंडम। इसका भी एक खास वजह है। अब जो हम रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम देखने जा रहे हैं उस एल्गोरिदम के अंदर क्या होता है कि हम एक ट्री नहीं क्रिएट करते, वी क्रिएट मैनी ट्रीज। पूरा एक क्लस्टर ऑफ ट्रीज जो है वो क्रिएट किया जाता है, यानी एक फॉरेस्ट बन जाता है। वाई वर्ड रैंडम? और हर ट्री, समझो इस बात को, एवरी ट्री प्रिडिक्शन निकालता है अपनी अलग अलग। ट्री 1 अपनी अलग प्रिडिक्शन देगा, ट्री 2 अपनी प्रिडिक्शन देगा, ट्री 3, ट्री 4, ट्री 5 जितने भी होंगे अलग अलग डेटा पे ट्रेन होंगे, मानी बारी बारी डेटा पे ट्रेन होंगे और अलग अलग प्रिडिक्शन निकालेंगे। एक चीज और होगी, अगर हमारे पास 10 फीचर हैं तो ऐसा मुमकिन है कि ये सारे के सारे 10 फीचर किसी एक ट्री के अंदर नहीं जाएं, बल्कि ऐसा हो सकता है कि उसमें से 6 फीचर रैंडम सिलेक्ट होके किस में चले गए? ट्री 1 में चले गए। दूसरे 6 फीचर्स रैंडम सिलेक्ट होके किस में चले गए? ट्री 2 में चले गए। तीसरी बार फिर रैंडम सिलेक्ट होके 6 या 7 फीचर जो है ट्री नंबर 4 में चले गए। इसी वजह से जो फीचर हैं, जो कॉलम्स हैं, जो इनपुट हैं,
वो सारे इनपुट एक साथ एक ट्री में नहीं जा रहे, बल्कि उनमें से क्या हो रहे हैं, रैंडमली शफल होकर कुछ फीचर जो हैं वो एक ट्री में जा रहे हैं। इसी वजह से इसके लिए आगे लफ्ज रैंडम भी यूज किया है। ठीक है, आखिर में क्या होता है, आखिर में वोटिंग होती है। आखिर में क्या होता है, वोटिंग होती है कि कौन सी वाली क्लास, ये जो मैं इनपुट डेटा दे रहा हूं, इस इनपुट डेटा को ज्यादातर ट्रीज फॉल्स कह रहे हैं या ट्रू कह रहे हैं, पास कह रहे हैं या फेल कह रहे हैं, कैट कह रहे हैं या डॉग कह रहे हैं। तो ज्यादा आंसर जिसकी फेवर में होते हैं वो रिजल्ट जो है वो मान लिया जाता है। तो ये तो मैंने एक स्ट्रक्चर बता दिया। बेसिकली ये जो टेक्निक होती है इसको हम इंसेंबल लर्निंग कहते हैं। क्या? इंसेंबल लर्निंग इज अ प्रोसेस जिसके अंदर, इंसेंबल लर्निंग इज अ प्रोसेस इन विच हमारा सारा डाटा हम एक मॉडल को नहीं देते। मैं एक ही डाटा सेट हो और वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन से भी ट्रेन कराऊं, वही डाटा सेट हो वो मैं डिसीजन ट्री से भी ट्रेन कराऊं, वही डाटा सेट हो वो मैं रैंडम फॉरेस्ट से भी कराऊं, वही डाटा मैं किससे कराऊं, सपोर्ट वेक्टर मशीन से ट्रेन कराऊं, वही हम एक्जीबूस्ट से करवाएं, वही नेवी बाइस से करवाएं, सारे 7-8 एल्गोरिदम से हम क्या कर दें, डेटा को ट्रेन करवा लें और सातों के रिजल्ट्स हमारे पास आ जाए। अब मैं किसी एक रैंडम डेटा पर प्रेडिक्शन करवाऊं, ठीक है, और उसमें से 7 में से 4 कह रहे हैं कि ये ट्रू है, 3 कह रहे हैं ये फॉल्स है, तो जो ज्यादा जिसके वोट होंगे वो रिजल्ट जो है वो माना जाएगा। तो ये जो डिफरेंट एल्गोरिदम्स एक ही डेटा पर ट्रेन किया जाता है और रिजल्ट निकाला जाता है, इस टेक्निक को क्या कहते हैं, इंसेंबल लर्निंग। तो जो रैंडम फॉरेस्ट है उसके अंदर डिफरेंट एल्गोरिदम्स तो नहीं है, एल्गोरिदम क्या है, एक ही है, लेकिन डेटा को क्या कर दिया गया है, डिफरेंट कर दिया गया है कि 10 फीचर में से कोई से भी 5 फीचर इसको दे दिए, फिर शफल किया, 5 फीचर इसको दे दिए, फिर शफल किया। एक ही एल्गोरिदम है, एक ही एल्गोरिदम है, लेकिन इस दफा एल्गोरिदम के टाइटल चेंज नहीं हो रहे, क्या चेंज हो रहा है, डेटा के फीचर्स शफल हो रहे हैं। तो समहाउ ये भी एक इंसेंबल ही का वर्जन कहलाता है। ठीक है, तो लेट्स अंदर उसमें जाने से पहले, अभी नेट बंद हो गया है वरना हम सर्च करते हैं इंसेंबल, चल गया, ठीक है। तो हैव अ लुक ऑन इंसेंबल लर्निंग। ये क्या चीज होती है, दैट एग्रीगेट्स 2 और मोर लर्नर्स, जो एग्रीगेट करता है किसके ऊपर, 2 और मोर लर्नर्स। जैसे एक बड़ी अच्छी मिसाल दी जाती है कि भाई मैंने फॉर एग्जाम्पल इंटरमीडिएट पास कर लिया, मुझे समझ नहीं आ रहा कंप्यूटर साइंस में डिग्री करनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल्स में करनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में करनी चाहिए, मैकेनिकल में करनी चाहिए, किस में डिग्री करनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, मैं 8-10 लोगों से मशवरा करता हूं, ऐसे ही होता है ना, और फिर मुझे उन 10 लोगों से मशवरा करने के बाद ज्यादातर लोग क्या कहते हैं भाई, कि पढ़ाई करनी नहीं चाहिए, ठीक है, कुछ नहीं रखा पढ़ाई में, फजूल बातें हैं भाई। बात ये है कि आपने कहाँ जाके लोगों से पूछा है, अभी तो कह रहा हूं, आपने कहाँ जाके लोगों से पूछा है। आप अगर मार्केट में चले जाएंगे, कपड़े की मार्केट में दुकानदारों के पास पूछेंगे भाई डिग्री करनी होगी, छोड़ो यार, कारोबार संभालो, दुकान खोलो, ठीक है। तो क्योंकि आपने फैसला करना था कौन सी डिग्री करनी चाहिए, तो फिर डिग्री वालों से पूछना चाहिए था। हाँ, ये फैसला करना होता कि डिग्री करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, कारोबार करना चाहिए, तो फिर आपके पास ये 2 लोग ग्रुप होने चाहिए थे ना। तो इन दैट आप वहां से ज्यादा लोग क्या कहते हैं कि नहीं भाई आपको तो जो है ना वो कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहिए, एआई इंजीनियर बनना चाहिए, तो आप कहते हैं यार ठीक है, फैसला कर लेते, एग्रीगेट कर लेते हैं कि यार टोटल
जो है वो सबसे ज्यादा किसके साथ आ रहा है। एग्रीगेट हमने पढ़ा हुआ है, चाहे मीन निकालें चाहे मैक्स निकालें उसमें से मीन निकालें। तो इन अदर वर्ड्स ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये मॉडल अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। अगर ऐसा होता दुनिया में, ये बात पहले से तयशुदा हो जाती कि ये दो मॉडल हैं जो अच्छे रिजल्ट देते हैं, तो बाकी मॉडल तो वैसे ही किताबों से निकाल बाहर फेंकते। कोई भी मॉडल किसी की रिप्लेसमेंट नहीं है। एवरी मॉडल बिहेव्स और द बिहेवियर ऑफ मॉडल चेंजेस विद द डेटा वैरायटी ऑफ डेटा। मैं एक मॉडल बनाता हूं, फॉर एग्जांपल डिसीजन ट्री का, मेरे पास एक्यूरेसी आती है 99%, ट्रेनिंग में भी टेस्टिंग में भी आइडियल मॉडल बन गया। क्या अब मैं हर जगह कहता फिरूं कि ये डिसीजन ट्री अच्छा मॉडल होता है, ये इस्तेमाल किया करो? भाई मेरा डेटा कुछ और था, मेरा प्रॉब्लम कुछ और था, मेरे फीचर्स कुछ और थे, ठीक है, आपके कुछ और होंगे। तो मॉडल के बारे में नोबडी कैन गेस और प्रेडिक्ट कि यार ये मॉडल अच्छा होता है, अनटिल एंड अनलेस हम उसको क्या ना करें, हिट एंड ट्रायल बेसिस पे चेक ना करें, ठीक है। तो इसलिए किसी मॉडल को अच्छा किसी मॉडल को बुरा नहीं कह सकते। बहुत सारे जो डीप लर्निंग है, न्यूरल नेटवर्क है, वो आउटस्टैंडिंग समझा जाता है, मतलब इंसान को हैरान कर देता है। लेकिन बाज दफा ऐसा होता है कि उसके मुकाबले में कोई छोटा मशीन लर्निंग मॉडल ज्यादा अच्छे रिजल्ट दे रहा होता है, न्यूरल नेटवर्क्स इतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे होते। तो उसकी अपनी कंसिडरेशंस होती हैं, सारी चीजें होती हैं। तो बहरहाल इंसेंबल लर्निंग क्या कॉन्सेप्ट है कि आस्क डिफरेंट मॉडल्स एंड एग्रीगेट्स द आंसर। जो जिसकी तरफ रुझान ज्यादा लगे, कंसिडर दैट ट्रू और फॉल्स। अब यहां पे आ जाओ रैंडम फॉरेस्ट में, कि random forest is the widely used machine learning that developed by this which combines the output of multiple decision trees। यहाँ मल्टीपल मॉडल्स नहीं हैं, बल्कि मल्टीपल क्या हैं, एक ही टाइप के एल्गोरिथम हैं, यानी डिसीजन ट्रीज हैं, हमने कई बना लिए हैं। टू रीच अ सिंगल रिजल्ट, इट्स अ केस of use and flexibility coupled with effectiveness of a random forest classifier as field with adoption। आगे देखें यहां से, one of the most important feature of random forest algorithm is it can handle the data set of containing continuous variable as in case of regression and categorical variables। सबको हैंडल कर सकता है। क्या क्या कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं। कस्टमर चर हमने करके देखा है, फ्रॉड डिटेक्शन, स्टॉक प्राइस प्रेडिक्शन, मेडिकल डायग्नोसिस, इमेज रिकॉग्निशन एंड सो ऑन। अच्छा, ये वही एग्जांपल आ रहा है कि भाई आपको कोर्स में कोर्स चूज करना है, कौन सा कोर्स लूं 12वीं क्लास पास करने के बाद। तो आप क्या करेंगे, अपने कजन से, टीचर से, पेरेंट्स से, डिग्री स्टूडेंट से मशवरा करेंगे एंड आस्क देम वैरायटी क्वेश्चंस लाइक व्हाई ही शुड चूज, job opportunities of the course fees वगैरह वगैरह। Finally, consulting various people about the course, he decides to take the course suggested by the most people। दो तरह की ensemble learning चलती है हमारे पास। Before understanding the working of random forest algorithm machine learning, we must look into ensemble learning techniques। सबसे होता है ensemble simply means combining multiple models। Ensemble is a word which means combining multiple models। Thus, a collection of models used to make predictions rather than an individual model। किसी एक मॉडल पे भरोसा नहीं किया जाता, बल्कि कई मॉडल इस्तेमाल किए जाते हैं। दो तरह होती है, बैगिंग और बूस्टिंग। आपने नाम सुना होगा एडाबूस्ट। Ensemble uses two types of methods। बैगिंग में क्या होता है कि भाई एक ही डेटा सेट है, वो हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट मॉडल्स को पैरेलली सप्लाई कर रहे हैं, डिफरेंट मॉडल्स को पैरेलल सप्लाई कर रहे हैं, और हर मॉडल से क्या निकल के आ रहे हैं, रिजल्ट्स निकल के आ रहे हैं, उनका एग्रीगेट रिजल्ट फाइंड कर लेते हैं। दिस इज नॉन एज बैगिंग कॉन्सेप्ट, कि भाई एक ही डेटा है, सारे मॉडल्स को प्रोवाइड कर दिया जाए, सबका रिजल्ट आ जाए, उसको एग्रीगेट कर लिया जाए। बूस्टिंग टेक्निक इज अ लिटिल बिट डिफरेंट। इसमें एक
डेटा सेट एक मॉडल को सप्लाई किया जाता है, उससे रिजल्ट निकाले जाते हैं, एंड देन दैट रिजल्ट्स आर फर्दर सप्लाइड टू अनदर मॉडल। फिर उससे रिजल्ट निकाले जाते हैं, फिर फर्दर सप्लाइड टू अनदर मॉडल, फिर रिजल्ट निकाले जाते हैं, एंड देन लास्ट में जो है वो सारे रिजल्ट्स को फिर कंबाइन किया जाता है। जैसे कम्युलेटिव वर्ड समझते हैं ना, एक के अंदर एक ऐड करते हैं, आखिर में सब सम अप हो जाते हैं। ठीक है, तो हर एक का इंडिविजुअल रिजल्ट प्लस कम्युलेटिव रिजल्ट सबको कंबाइन करके आखिर में एग्रीगेट कर लिया, विच इज नॉन एज सिक्वेंशियल, के सीक्वेंस वाइज जो है वो डेटा जो है वो सप्लाई किया जा रहा होता है। तो रैंडम फॉरेस्ट के अंदर तो बैगिंग है, क्या है, बैगिंग। ठीक है, तो ये याद रखिएगा बैगिंग की टर्मिनोलॉजी, और पैरेलल मॉडल कौन सा होता है, सीक्वेंशियल मॉडल कौन सा होता है। जो हम न्यूरल नेटवर्क पढ़ते हैं, दीज आर सीक्वेंशियल मॉडल्स। हाँ, वो सीक्वेंशियल मॉडल्स होते हैं कि एक लेयर से इनपुट निकला, दूसरी लेयर में गया, फिर दूसरी से निकला, तीसरी में गया, एंड सो ऑन। जिसने पहले पढ़ा होगा उसको समझ आ रही होगी बात। तो बैगिंग क्या है अभी, बैगिंग आल्सो नोन एज बूटस्ट्रैप एग्रीगेशन सर्व्स एज द ensemble technique for random forest. Here are the steps involved in bagging. Selection of subset. क्या मतलब, मैंने आपसे पहले कहा डेटा क्या होता है, सारे कॉलम्स सिलेक्ट नहीं होते फॉर अ सिंगल ट्री, उसमें से कुछ कॉलम सिलेक्ट होते, सबसेट। बैगिंग स्टार्ट बाय चूजिंग अ रैंडम सैंपल और सबसेट फ्रॉम द एंटायर data set. Each model from these samples called bootstrap sample, which can take from original data with replacement. This process is known as a raw sampling. The step of raw sampling with replacement is referred to as bootstrapping. Independent model training, हर मॉडल इंडिपेंडेंट ट्रेन होता है, एंड देन फाइनली मेजॉरिटी वोटिंग। ठीक है, उस पर एग्रीगेशन लग जाती है। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ पिक्चर्स को देखूं कि हमारे पास जो डिसीजन रैंडम फॉरेस्ट हैं, क्या पिक्चर शो कर रही है यहाँ पर, कुछ समझ आ रहा है। डेटा सेट है, एक ट्री को पास हुआ, दूसरे ट्री को पास हुआ, तीसरे ट्री को पास हुआ, चौथे ट्री को पास हुआ, एंड हर ट्री ने अपना अपना क्या दिया, रिजल्ट दिया। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट ये है कि सेम डेटा हर ट्री को नहीं दिया जा रहा। अगर सेम ही डेटा दिया जाएगा तो फिर हर ट्री का रिजल्ट तो फिर सही मिलेगा, फायदा क्या, फिर फायदा ही क्या। अगर वही सारे फीचर मैं इस ट्री को दूं, वही सारे फीचर दोबारा एक और उसी जैसे ट्री को दूं, तो रिजल्ट सेम ही निकलना है। तो हर दफा डेटा में जो है फीचर्स में क्या हो रही है, शफलिंग हो रही है। देन हमारे पास सबके रिजल्ट आ जाते हैं, एंड देन वोटिंग क्लासिफायर जो इस्तेमाल किया जाता है, मेजॉरिटी वोटिंग एंड फाइनल रिजल्ट। ठीक है, एक बड़ा अच्छा जुमला कहा जाता है जिसके बारे में कहते हैं, पता नहीं उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लेकिन उर्दू में हम कहते हैं भीड़, समझते हैं भीड़ किसे, जो हुजूम होता है, क्राउड, एग्जैक्टली, क्राउड नोज द आंसर। क्या, क्राउड नोज द आंसर, क्या मतलब है इसमें, एग्जैक्टली। अगर आप किसी चीज के प्राइस पूछना चाह रहे थे, मंडी शंडी जाते हैं ना, जानवर खरीदने जाते हैं, अभी रिसेंटली गए हैं, ठीक है, आप 50 लोगों से पूछे भाई ये जानवर की कीमत क्या होगी, एंड यू विल रीच ऑन द फाइनल आंसर, ये जानवर कितने का एग्जैक्टली, और आप जाके पूछ लें अगले बंदे से। समझ आ रही बात। तो ये बड़ा शायद कहीं लिखा हो, इंसेंबल में ही ये जुमला कहा जाता है, क्राउड नोज द आंसर, विजडम ऑफ क्राउड, एग्जैक्टली ये वर्ड है, विजडम ऑफ क्राउड, जो असल वर्ड जहन में नहीं आ रहा था। expresses the notion that collective opinion of a diverse independent group of individuals rather than of a single expert yields the best judgment. ठीक है, तो विजडम ऑफ क्राउड ये कहलाता है, बेसिकली पूरी किताब है, और कि क्राउड जो है वो बिल्कुल सही बताता है, सही बताता है। ठीक है, जितने मुंह उतनी बात है ना।
वापस आते हैं यहाँ पर। हाँ, शुक्र है तुमने पाकिस्तानी खवातीन नहीं बोला। ठीक है नाउ, अच्छा बेसिक आइडिया समझ में आ गया। बैगिंग इन सैंपल मेथड एक्चुअल डेटा है, बूट स्ट्रैप सैंपल हुआ, सैंपल से मॉडल 1 में गया, फिर बूट स्ट्रैप सैंपल 2 हुआ, अदर सैंपल्स आए, फिर बूट स्ट्रैप सैंपल 3 हुआ, अगर मॉडल में गया, इसने कहा हैप्पी, इसने कहा सैड, इसने कहा हैप्पी, तो ओवरऑल क्या हो गया, हैप्पी। ठीक है, तो इनसेंबल के वर्ड को याद रखिएगा, इनसेंबल दोनों टेक्निक्स को याद रखिएगा, और क्या हमारे पास बैगिंग टेक्निक क्या होती है, और दूसरी कौन सी थी भाई, बूस्टिंग। बैगिंग और बूस्टिंग टेक्निक क्या होती है। आपने करना क्या है, आपने अपने इस डेटा के ऊपर ये चारों मॉडल चलाने हैं। 2 चला लिए, चारों चलाएं और देखें कि मेरे डेटा पे, मैंने लास्ट टाइम आपको एक लाइब्रेरी बताई थी शायद, पाई कैरेट, क्या किया उसका, बस एक्सप्लोर नहीं किया। चलो पहले ये चारों चलाओ, रैंडम फॉरेस्ट, सपोर्ट वेक्टर मशीन भी अभी बता दूं। बुनियादी आइडिया जो है, क्योंकि हम थ्योरेटिकल उसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे तो जा नहीं रहे, रैंडम फॉरेस्ट का स्ट्रक्चर समझ में आ गया कैसे काम कर रहा होता है। सपोर्ट वेक्टर मशीन्स किसकी, हमारे लेवल पे नहीं है। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर पैरामीटर ट्यूनिंग करनी है। हम क्योंकि डेवलपमेंट टायर पर हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं यूनिवर्सिटीज में या उसमें, जहां हमें कोशिश करनी होती है कि हम किसी एल्गोरिदम की इंप्लीमेंटेशन को इंप्रूव करें। ठीक है, जैसे हमने कहा यार यहां पर रैंडम फॉरेस्ट के अंदर जो है ना, हम ट्रीज लगा रहे हैं, फिर वोटिंग क्लासिफायर लगा रहे हैं, वो इसी तरह काम कर रहा है। मैं वोटिंग के तरीकेकार में कोई चेंजेस ले आऊं, ठीक है, या मैं वोटिंग का प्रोसेस हटा के कोई दूसरा प्रोसेस ले आऊं, इंप्रूव द मॉडल, तो फिर वो ज़ाहिर लोग अपने पेपर वगैरह पब्लिश करते हैं, सारी चीजें करते हैं, उसके ऊपर करते हैं। सपोर्ट वेक्टर मशीन्स, वैसे आप कहेंगे तो मैं अपने हाथ के लिखी हुई डॉक्यूमेंट्स स्नैपशॉट डाल दूंगा, इसमें कैलकुलेशन भी जो है वो हुई भी होंगी, तो आप देख लेंगे। मतलब ये जो डिसीजन ट्री कैलकुलेशन है ना, मतलब अगर 4 ही फीचर है हमारे पास, शायद मैंने पिछले बताया था कि हर टारगेट फीचर के लिए भी इंफॉर्मेशन गेन और एंट्रोपी कैलकुलेट होगी, फिर जितने कॉलम्स हैं उनके अंदर जितनी यूनिक वैल्यूज है, हर एक के लिए इंफॉर्मेशन गेन और एंट्रोपी कैलकुलेट होगी। तो एग्जाम्पल में जितनी भी हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, वहां पर 1-2 एग्जाम्पल ही चल रही होती है, क्योंकि वो सबसे आसान और सीधी एग्जाम्पल समझी जाती हैं, और उनको समझाना भी जो है ना वो आसान होता है। ठीक है, एक तो ये वाली एग्जाम्पल है कि भाई टेनिस खेलने जाऊं ना जाऊं, ठीक है, लेकिन रियल लाइफ में हमारे पास इतना सीधा काम होता नहीं। तो पेपर पे ये कैलकुलेशन जो है, एंट्रोपी है, टोटल 8 क्लासेस में से 3 क्लासेस जो है वो यस कह रही हैं, 8 में से 3 यस कह रही हैं, तो हमने नेगेटिव क्लासेस की एंट्रोपी निकाल ली, यानी 9 की एंट्रोपी निकाल ली। फिर पॉजिटिव इसमें 5 होंगी, तो 5/8 की एंट्रोपी निकाल ली, कैलकुलेट कर ली। तो एक लंबी कैलकुलेशन जो है वो यहां पर बन जाती है। अगर हम एक डॉक्यूमेंट था जिसमें कैलकुलेशन थी, मुझे शायद यहां मिल जाए, लाइक दिस। मोस्टली आपको यही एग्जाम्पल मिलेगी। वेदर क्या है, सनी क्लाउडी रेनी, 3 कैटेगरीज है, टेम्परेचर हॉट मिल्ड कूल, ह्यूमिडिटी हाई वीक स्ट्रॉन्ग, यस और नो। तो पेपर पे तो ये वाला सॉल्यूशन बन जाता है, ये भी काफी लंबा सॉल्यूशन हो जाता है, बट समहाउ बन जाता है। लेकिन रियल लाइफ में हमारे पास नॉन न्यूमेरिक डेटा भी होता है, प्लस न्यूमेरिक डेटा भी होता है।
उस पे कैलकुलेशन जो है वो जरा लंबी चलती है। तो अब इसमें होता क्या है, इस तरह से हर एक फीचर के लिए कैलकुलेशन होती है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, यस और नो, ये टारगेट है। क्या है टारगेट में, यस कितनी बार है और नो कितनी बार है, 4 बार है। फिर फीचर 2 में यस कितनी बार है और नो कितनी बार है, और फीचर 3 में यस कितनी बार है। इसी की बेसिस पे ये हम सारी कैलकुलेशन जो है वो निकालते हैं, हर फीचर के लिए निकालेंगे। 0.85 इसके लिए आ गई, 0.96 इसके लिए आ गई, एंड सो ऑन। सारे फीचर्स के लिए कैलकुलेट करेंगे, जिसकी सबसे ज्यादा आती जाएगी वो नोड बनता जाएगा, बाकी अपने हिसाब से जो है वो लीफ बनते जाएंगे और ट्रीज आगे चलता जाएगा। चलो लगाओ जरा, फिर चलते हैं सपोर्ट वेक्टर मशीन पे भी। अच्छा भाई, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स जो है, जरा इसको समझ लो। सपोर्ट वेक्टर मशीन्स, ये भी हमारे पास क्लासिफायर है जो मुख्तलिफ क्लासेस के अंदर डेटा को क्लासिफाई करता है। सपोर्ट वेक्टर, सबसे पहले तो इस बात को समझना पड़ेगा कि वेक्टर क्या है। आपके ख्याल में वेक्टर क्या है? हाँ, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन वेक्टर, हमने ये बात पढ़ी हुई है और मैंने बड़ी डिटेल में ये बात पढ़ाई भी थी कि व्हाट इज वेक्टर। देखो, जब यहां मैं एक सपोर्ट वेक्टर की डायग्राम देख रहा हूं, समझना जरा, यहां मैं एक सपोर्ट वेक्टर की डायग्राम देख रहा हूं लाइक दिस। आपके ख्याल में यहां वेक्टर क्या है? ये 3 लाइनें, रेड डॉट्स या ब्लू डॉट्स, या फिर ये एरो बने हुए, ये वेक्टर है। कौन सी लाइनें? L1, L2 और L3, ये तीनों लाइनें जो है वेक्टर नहीं है। फिर क्या है वेक्टर? ये जो पॉइंट्स है ये वेक्टर है। क्या है? अब आप बोलेंगे पॉइंट वेक्टर कैसे हो गया? हाँ, तो मैं बहुत स्टार्ट से एक बात समझा रहा हूं कि जब हमारे पास डेटा होता है, फॉर एग्जाम्पल एज, हाइट, वेट, ठीक है, और BMI और BP, फिर हम कहते हैं भाई ये हार्ट पेशेंट है या नहीं है, हार्ट पेशेंट है या नहीं, ठीक है। तो एज में अगर कोई वैल्यू लिखी हुई है, फॉर एग्जांपल 45, हाइट में लिखा हुआ है 5.6, वेट में लिखा हुआ है 78, BMI 34, BP जो है ना वो 145, क्या ख्याल है? नहीं, बढ़ा दिया ना, हार्ट का पेशेंट दिखाना है ना। तो फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया कि भाई ये हार्ट का पेशेंट है, ठीक है, हार्ट का पेशेंट है। अच्छा, आप देखो जरा इधर तवज्जो, तो इंपॉर्टेंट बात है ये, फिर निकल जाएगी, पहले भी हमने की है बट आपको याद नहीं है कि हमारे पास जो एक सिंगल वैल्यू होती है, इसको हम क्या कहते हैं? अबे टूथ कोई भी सिंगल नंबर है, ये वैल्यू क्या कहलाती है? ये स्केलर वैल्यू कहलाती है। क्या कहलाती है? स्केलर वैल्यू कहलाती है, राइट, स्केलर वैल्यू कहलाती है। स्केलर वैल्यू के साथ हम कहते हैं कि कोई डायमेंशन नहीं होती, कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए वी कैन सिंपली से इट जीरो डायमेंशनल। क्या कह सकते हैं? जीरो डायमेंशनल। और अगर मेरे पास इस तरह से कोई वैल्यू लिख दी जाए, तो ये एक नंपाई एरे अगर है तो ये कितने डायमेंशनल एरे है? 1D एरे है। अब याद आ रहा है कुछ? और अगर मेरे पास यूं करके लिख दिया जाए
ठीक है, यूं करके मेंशन कर दिया जाए तो हम क्या कहते हैं कि भाई ये कितने डायमेंशनल, ये हमारे पास 4 डायमेंशनल क्या है भाई, वेक्टर है। एंड नाउ सी, ये जो मेरा डेटा है अगर मैं इसको यूं करके निकाल लूं तो ये कितने डायमेंशनल डेटा है। अगर मैं इनपुट को अलग कर दूं आउटपुट से तो इनपुट मेरे कितने हैं, 5 इनपुट है, तो ये इनपुट एक 5 डायमेंशनल वेक्टर है। अब मुझे ये बताओ, अगर ये 1D है, 1 डायमेंशनल है, चलो टाइम हो गया है, फिर बाद में करेंगे इसको।